21वीं सदी में जी रहे हैं और मैंने ये देखा है कि हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। ख़ास करके अगर हम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की बात करें तो हर क्षेत्र में जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुआ है। स्पेशली अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल में ना जाने कितनी सारी उपलब्धियां हमने हासिल कर ली हैं। पर हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात ये है कि आज हम इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, पर कैंसर जैसी बीमारी कितनी आम हो गई है आजकल। पहले जब हम इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे तब हमें कैंसर जैसी बीमारी सुनने को भी नहीं मिलती थी। पर हैरान करने वाली बात यह है कि अब इतनी एडवांसमेंट के बाद भी हमें कैंसर जैसी बीमारी सुनने को मिलती है और बड़ों को तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चों को भी ये बीमारी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। क्या वजह है इसकी? तो मैं आ गई हूँ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइंटिस्ट अजय कुमार सोनकर जी। जी हाँ, पद्मश्री अवॉर्डी हैं और पर्ल मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मैं बड़ा हैरान हूँ, इस बात को सोचती हूँ और बड़ा हैरान करती है ये बात कि इस वक्त जब हम इतने ज़्यादा एडवांस स्टेज पे हैं, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है हर तरीके से, जो है मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट आ गई, तो सर क्या वजह है जो ये कैंसर जैसी बीमारियां, आप एक साइंटिस्ट हैं सर, आपसे बेहतर हमको कोई बता नहीं पाएगा, कोई समझा नहीं पाएगा, कैंसर जैसी बीमारी इतनी आम क्यों हो गई है? एक्चुअली ये जो कैंसर की बीमारी है या उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां आजकल आप देख पा रही हैं, तो ये एक लाइफ स्टाइल जनरेटेड बीमारी है। हमने बहुत सारी एडवांसेस किए हैं जो है साइंटिफिक, लेकिन जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो कार्सिनोजेनिक हो गई है। एक्चुअली क्या होता है कि आज जो समाज में आप देखें तो हर तरफ एक जो कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा वो है स्ट्रेस। हर कोई स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं से वो डरा हुआ है, वो एक इनसिक्योरिटी फील कर रहा है समाज में, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कल की चिंता है उसको, जो उसको लगातार स्ट्रेस में रखती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है और वो जा कर के हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे डाइजेशन, पैंक्रियाज, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, इस तरह तमाम ऑर्गन्स को वो स्विच ऑफ कर देता है टेम्परेरी रूप से, और ढेर सारा ग्लूकोज, कई गुना ग्लूकोज, जैसे 98-99 मिलीग्राम मिलीलीटर पर डेसीलीटर ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, 99 मिलीग्राम पर लीटर, वो कई गुना, कई बार 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे भी कई ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में ऐड कर देता है। अब आप सोचिए कि जो भी ब्लड में ग्लूकोज आती है उसको यूटिलाइज करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सेडेंटरी है, लोग श्रम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसको नॉन सेलुलर कंडीशन कहते हैं। जब नॉन सेलुलर कंडीशन शरीर में हो जाती है तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके आउटर रिम पर कुछ शुगर होती है जिसका इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए ऑक्सीजन के साथ करता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो कोशिकाओं की जो आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाती है और ऑक्सीजन उसके अंदर ना जा सकती है, ना उसमें से वेस्ट बाहर आ सकता है। तो अंदर का जो शुगर है वो फर्मेंट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और इसी को मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं, कैंसर का सेल। इस तरह से कैंसर का सेल फॉर्म होता है। अब यही जो फर्मेंटेड शुगर है वो दूसरे हेल्दी शुगर को भी फर्मेंट करता जाता है, इसी तरीके से कैंसर बढ़ता है। तो ये है वास्तव में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेस के कारण कैंसर। सर काफ़ी डराने वाली बात है, काफ़ी परेशान करने वाली बात कि
ऐसी चीज़ें होती ही क्यों हैं हमारे बॉडी में, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती ही क्यों हैं? एक्चुअली आज से हजारों साल पहले जब हम जंगल में हुआ करते थे तो हमें डर के कारण स्ट्रेस तब होता था जब हमारे सामने कोई प्रेडेटर आ जाता था, कोई ऐसा जीव जो हमें मार के खा सकता था, कोई नरभक्षी जीव आ जाता था। तो एवोल्यूशन में, विकास क्रम में हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा हुई कि जैसे ही हम डरते या स्ट्रेस में आते तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल पैदा होता और वो जा कर के बहुत सारे अंग जैसे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, पैंक्रियाज, इनको जाके स्विच ऑफ कर देता और जो स्टोर्ड कीटोन्स हैं, जो ग्लूकोज है, उसको ब्लड में डाल देता, ढेर सारा जो है शुगर। उसका पर्पज़ ये था कि ये सारे ग्लूकोज का इस्तेमाल करके, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके या तो आप उस खतरे से लड़ जाओ या उससे भी ज़्यादा स्पीड में आप उससे जान बचा के भाग जाओ, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके। कभी आपने अगर कोई टीवी में देखा हो कि एक टाइगर या लेपर्ड किसी हिरन को चेस कर रहा है तो हिरन इतनी तेज़ों में भागता है, ऐसा लगता है जैसे उड़ जा रहा हो, तो ये उसी कॉर्टिसोल की वजह से होता है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म था हमारा, ये डिफेंस सिस्टम था, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रेडेटर से ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का जन्म हुआ हमारे शरीर में। और उससे क्या हुआ कि अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम भागे, पूरी ताकत लगाई और अपने जो शरीर की जो मैक्सिमम जो लिमिट थी उसको क्रॉस किया, इतना श्रम किया तो उसमें जितनी भी ग्लूकोज थी वो यूटिलाइज हो गई और ढेर सारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में इकट्ठा हो गई, सिंथेसाइज हो गई। तो उसके इस प्रोसेस से हम और बलवान बने और शक्तिशाली बने और निपुण हुए और हमने 100 साल की उम्र अचीव की। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से हमारी लाइफ स्टाइल कहीं से बदल गई। आज जब हम इस लाइफ स्टाइल में जीते हैं तो हमें जब तनाव होता है तो इस वजह से नहीं होता कि हमारे सामने एक चीता आ गया है। आज हमारे सामने कोई जो है नरभक्षी जीव नहीं आके बैठा होता। एक फ़ोन कॉल आ गई, क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आपका इतने पैसे का नुकसान हो गया, न जाने कितने स्ट्रेस लेने के कारण हमने का आविष्कार कर दिया है। देखिए, हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये बताएंगे कि देखिए किस तरीके से जो हम स्ट्रेस आजकल ले रहे हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे असर कर रहा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से सर हमको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है ये स्ट्रेस होने की और ये बीमारी होने की, और किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हमारी ये जो ख़ास बातचीत है ये जारी है। सर, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, स्ट्रेस जो है वो तो होगा सर, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है अब हमारे, हर दूसरे इंसान को, कोई ये नहीं कह सकता मैं विदाउट स्ट्रेस हूँ। तो क्या कोई पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस होता है जिससे हमें कैंसर होता है? क्या कुछ वैरायटीज़ हो गई हैं स्ट्रेस की? एक्चुअली देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे बॉडी में ये डिफेंस मैकेनिज़्म पैदा हुआ कि एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन पैदा होने लगा और वो अपने फंक्शंस को कर रहा था, तो वो था जान बचाने के लिए और उसकी वजह से हमारी जानें बच जाती थी। लेकिन आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो गई है जो यही डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे लिए जानलेवा हो गया है। अब हमें स्ट्रेस हुआ और कॉर्टिसोल ने जा कर के ढेर सारी शुगर हमारे ब्लड में डाल दी। अब हम करें क्या, बॉडी आपकी क्या करे, उस शुगर को कहाँ ले जाए? तो वो कोलेस्ट्रॉल के तौर पे आपके ब्लड में ब्लड फैट बन के रह गया, फिर उसी से डायबिटीज़ हो गया, उसी से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसी की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ गई, उसी की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ गई और उसी की वजह से कैंसर हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन सेलुलर कंडीशन की वजह से किस तरह से कैंसर के सेल्स बनते हैं। अब आपका जो सवाल है कि क्या कोई ख़ास स्ट्रेस होता है,
तो स्ट्रेस को जब मैंने सोचा तो मैंने पाया कि मोटा मोटी 3 तरह का स्ट्रेस होता है। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी अपॉइंटमेंट पर है, तो आपको लगेगा कि ट्रैफिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कहीं हम लेट ना हो जाए, तो ये एक्यूट स्ट्रेस है कि आप परेशान हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, आपकी फ़्लाइट ना छूट जाए, या आप टाइम से कहीं पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाएँ। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। ये है एक्यूट स्ट्रेस, जो कि कॉमन फैक्टर है। जो आपने कहा कि लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, ये एक्यूट स्ट्रेस है जो होना है, जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, जो हर युग में हर समय हमारे साथ था। दूसरा है क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है कि इसको जॉब नहीं लग रही, ये जीवन में क्या करेगा, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कल घर होगा कि नहीं होगा, हम कैसे घर बनाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमने कर्ज ले रखा है, वो हम कर्ज कैसे वापस करेंगे, ईएमआई कैसे लौटाएंगे, या किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसी को सोच सोच के कि मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, सारी कमाई मेरे इलाज में खर्च होती जा रही है। तो ये एक क्रोनिक कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो रेगुलर रिलेंटलेसली वो इस कंडीशन में रहता है। तो ये है क्रोनिक स्ट्रेस, और यही वो स्ट्रेस है जो उसको कैंसर जैसी बीमारी की तरफ अग्रसर कर देता है। तीसरी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जिसको हम लोग कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपके साथ कोई घटना घट गई, कोई दुर्घटना हुई जीवन में, कोई प्रिय था हमारा, कोई प्रियजन था, वो छोड़ के चला गया, मर गया, कोई सेपरेशन हो गया रिश्तों में, जीवन में कोई दुर्घटना घट गई जिसने जीवन को बदल दिया। तो वो घटना तो होके चली गई, लेकिन उसने उस घटना की जगह पे आपको ट्रैप कर दिया। आप उसी को सोचते रहते हैं, आप पास्ट में जीने लगते हैं, उस बीते हुए कल में जीने लगते हैं और उसी को महसूस करते हैं। उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, उससे संबंधित कोई व्यक्ति, उससे संबंधित कोई वस्तु, या उससे संबंधित कोई स्थान, जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, कोई वो घर या कोई जगह, तो आपको वो चीज़ रिन्यू हो जाती है, आप उसी स्ट्रेस में फिर से चले जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति पास्ट में जीता है। पास्ट क्या है? पास्ट एक ऐसा समय है जो मर चुका है। पास्ट में जीने वाला व्यक्ति ऐसा है जैसे वो किसी डेड बॉडी के साथ जी रहा हो। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक डेड बॉडी के साथ जी रहा हो तो उसकी लाइफ कैसे होगी। तो ये भी अगर वो ना संभल पाए, उस चीज़ को आउट ऑफ मेमोरी ना कर पाए, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ बढ़ जाता है, जो उसको बहुत ही गंभीर बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो, कोई दुख हो, या आपके आसपास कोई ऐसा मिले, तो उसकी बात सुनने के बजाय कि वो सारी घटना आपको सुनाए, तो जितनी चीज़ें आउट ऑफ मेमोरी हो गई थी उसको याद, आपको सुनाने की प्रक्रिया में उसको सबको उसने रिन्यू कर लिया, मतलब ताज़ा कर लिया, और वो उसकी इंटेंसिटी उस स्ट्रेस की और बढ़ गई। तो आप उसको आउट ऑफ मेमोरी करने की कोशिश करो, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। वो जब बात करे तो उसको कहो कि वो फिल्म चलो देखने चलते हैं, कोई प्लेजेंट चीज़ पे उसको रिप्लेस कर दो, उसकी मेमोरी को ओवरलैप कर दो उसको। और आप ये कभी मत सोचो कि जिस चीज़ से आप डरते हो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। जैसे आपने सोचा मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे साथ ना हो जाए, वही आपके साथ हो जाएगा। आप जानती हैं कि विकास क्रम में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक छोटे से बच्चे को आप देखिए, वो किसी चीज़ से डरते ही नहीं। जैसे उसके सामने मान लीजिए कोई प्रेडेटर आ जाए तो डरेगा ही नहीं, सांप आ जाए वो नहीं डरेगा। क्यों? तो लोग कहते हैं कई बार कि उसको नॉलेज नहीं है कि ये खतरा है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा ज्ञान है ना, वो हमारे मन की स्थिति को तय कर देता है, और हमारा मन ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। अब जैसे किसी को सांप काट ले तो वो मर जाता है, कई बार हार्ट फेल से मर जाता है। सांप में जहर नहीं था लेकिन हार्ट फेल से मर गया। तो कैसे?
और उसकी ऑटोप्सी करने पर उसके ब्लड में एंटी वेनम मिलता है। तो जब वेनम गया ही नहीं तो एंटी वेनम बनाया कैसे बॉडी ने? क्योंकि उसके मन ने बताया कि मैं सांप के कांटे के जहर से मर रहा हूँ। वो जो ज्ञान है आपको, जो नॉलेज है, उस नॉलेज ने मारा आपको। आपने शरीर को बताया तो शरीर ने एंटी वेनम पैदा कर दिया और आपका कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब मर गए। वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ने आपको मार दिया, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। जैसे कि सर ने हमको बताया कि स्ट्रेस जो है वो 3 प्रकार के हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की, तो हमें उससे अपने जो भी पास एक्सपीरियंसेस हैं उनसे निकलना पड़ेगा, उनसे उभरना पड़ेगा, और साथ ही में हमारे जानने वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशंस में कोई हैं तो उनको भी हमें ऐसा नहीं करना है कि वो सारी चीज़ें फिर से रिवाइव करें, क्योंकि अगर वो फिर से रिवाइव करेंगे तो फिर से वो उसी लेवल के स्ट्रेस पे जाएंगे। बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, पर बचपन में पढ़ा, पर हमें लगता है कि बड़े होते होते हम ये चीज़ भूल गए हैं। भूल कैसे गए? स्ट्रेस के कारण। जो चीज़ों के लिए हमें स्ट्रेस नहीं भी लेना है, मुझे ये समझ में आया है सर की बातों से कि हमने उन चीज़ों के लिए भी स्ट्रेस ले लिया है, और वो जो कहावत थी हेल्थ इज़ वेल्थ, वो भूल के सिर्फ हम वेल्थ ही समझ रहे हैं। हेल्थ को हमने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी आवश्यकता है ही नहीं हमें स्ट्रेस लेने की। सर हमने समझा, आपने बताया कि अक्यूट स्ट्रेस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, पर ये क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में आपने बताया। इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहेंगे कि कैसे इससे बचाव करा जा सकता है, क्या और वजहें हैं इसके होने की? एक्चुअली क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा है जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए स्ट्रेसफुल हैं जो लॉन्ग टर्म है। जैसे आप सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे कि नहीं, उनको जॉब मिल पाएगी कि नहीं, कोई अपनी, उसको लगता है हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास अपना घर नहीं है, तो वो उसी में स्ट्रेस में रहता है कि काश अपना घर हो जाए। उसको कई बार ये लगने लगता है कि अगर घर नहीं हुआ तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, और वो उसके लिए एक बहुत ही क्रोनिक और बहुत ही इंटेंसिव स्ट्रेस में जी रहा होता है। और वास्तविकता ये होती है कि ऐसे लोगों को जब घर मिल जाता है तो वो पाते हैं कि उनके जीवन में घर तो मिल गया लेकिन स्ट्रेस नहीं गया, खुशियाँ नहीं आई। वो उसी लेवल पर परेशान, दुखी रहते हैं, क्योंकि एक टेंडेंसी बन जाती है दुखी रहने की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, हेल्थ इज़ वेल्थ। यू कैन नॉट एन्जॉय योर वेल्थ अनलेस यू आर हेल्दी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इस शरीर से जीते हैं। किसी भी चीज़ की अहमियत तभी है जब ये शरीर जिंदा है। जो भी लोग किसी भी लॉन्ग टर्म, जैसे किसी को अगर कोई बीमारी हो गई या घर में कोई बहुत बीमार है, तो एक इनसिक्योरिटी का माहौल बन जाता है। वो उसमें कंटिन्यूअस उनको देखता उसी स्ट्रेस में बना रहता है। अब किसी भी चीज़ को आपने लाइफ में होना है, हर चीज़ का एक गेस्टेशन पीरियड होता है। एक बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। अब अगर आप इस चीज़ की चिंता लगा के बैठ जाइए कि हे भगवान ये कब पैदा होगा, कब पैदा होगा, तो 9 महीना आप स्ट्रेस में रहेंगे, 9 मंथ, जब तक कि वो आपके सामने जो है रियलिटी में अपीयर ना हो जाए। इसी तरह जीवन में आप जब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए चाहते हैं कि मेरे पास एक ये कार हो, या मेरे पास एक ऐसी अच्छी जॉब हो, मेरे बच्चे जो है सेटल हो जाएं, तो उसका एक गेस्टेशन पीरियड है। वो पढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर उस एक प्रोसेस से गुजरेगा, फिर वो कहीं जाकर सेटल होगा। तो तब तक एक लॉन्ग टर्म, सालों साल आप अपने आप को स्ट्रेस में रख रहे हो, एक इनसिक्योरिटी में रख रहे हो, एक घबराहट में रख रहे हो, आपको आदत पड़ी हुई है। और एक बात आप ये जान लीजिए कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी जेनेटिक कोड्स होंगी। जैसे आप जिस चीज़ के लिए डरे होंगे कि काश कहीं कल ये ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए, हमारे घर में चोरी ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उस तरह की सिचुएशंस को ही आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसने हमें
लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की कंडीशन में कर दिया है, जो हमें एक लीथल या डेडली डिसीज़ की तरफ लेके जा रही है, जो कार्सिनोजेनिक हो चुका है, अगर कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हैं। हम जब डरे हुए हैं, कल के लिए विचलित हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप के, हमारे अंदर एक असुरक्षा है, एक इनसिक्योरिटी है, तो हो क्या रहा है कि उसी की वजह से हमारे आसपास इन्वायरमेंट इश्यूज़ भी हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरा इन्वायरमेंट डैमेज होता जा रहा है, पृथ्वी को नष्ट किए दे रहे हैं हम। आप कार्बन इमिशन को देखिए, प्लास्टिक को देखिए, धरती के पोर पोर में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। सर, एक मैं ऐसा पढ़ रही थी और मैंने समझा कि क्या इंसानों के खून में भी प्लास्टिक दौड़ रहा है या माइक्रो प्लास्टिक जैसी चीज़ें पाई गई हैं, तो ये कितना रेलिवेंट है ये सारी चीज़ें? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, ये जो मेरी टिश्यू कल्चर की लैब है, तो यहाँ पर मैं मैरीन ऑयस्टर्स अंडमान की समुद्र से लेके आया था और उसके मेंटल टिश्यू को मैंने कल्चर किया। तो एक्सप्लांट बनाया हुआ था मैंने फ्लास्क में, कल्चर फ्लास्क में। तो मीडियम में जब वो होता है तो हमको रेगुलरली उसको मॉनिटर करना होता है माइक्रोस्कोप में, प्रोग्रेस देखते हुए कि वो उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, सेल प्रोलिफरेशन वगैरह हम देखते हैं। तो एक दिन मैं देख रहा था, टिश्यू के अंदर मुझे एक अननोन पार्टिकल दिखाई दिया, जो मैं समझ में नहीं आया मुझे कि यह है क्या, क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री थी वो अननेचुरल थी। जितनी भी नेचुरल फॉर्मेशंस होती हैं उसकी अपनी एक ज्योमेट्री होती है, वो कि आप लोग को समझ में आ जाता है। सर, बीइंग अ साइंटिस्ट आपको समझ में आता है कि नेचुरल है या कुछ कोई चीज़ एंटर कर गई, फिर वो आर्टिफिशियली कोई चीज़ आ गई है। जी, अब एक्चुअली क्या है, जैसे कोई नेचुरली कोई चीज़ फॉर्म होगी तो आप देखेंगे हेक्सागन शेप में या राउंडेड टाइप की होगी। जैसे पेड़ कहीं से डाल कट जाए तो आप देखेंगे राउंडेड फॉर्मेशन हो रही। अगर एक कांच का बॉटल टूट जाए तो उसकी जो पार्टिकल्स, वो जो उसके स्प्लिंटर्स होंगे, उसका शेप आपको देख के नहीं कहेंगे अननेचुरल है। वो जो उसके कोर्स होंगे वो स्मूथ नहीं होंगे, वो नुकीले होंगे या ब्रिटल होंगे। तो ऐसा ही कुछ था वो। तो जब मैंने उसको बहुत एनालाइज किया तो पाया कि वो माइक्रोन साइज़ का एक प्लास्टिक का टुकड़ा था, और मैं बहुत घबरा गया ये देख करके कि टिश्यू में ये कहाँ से आया। वास्तव में टिश्यू में कोई भी चीज़ ब्लड के थ्रू ही पहुँच सकती है, तो बट नेचुरल है कि ब्लड से आया। और ब्लड में कोई चीज़ फूड के थ्रू पहुँचती है। तो जो ये बाइवॉल मोलस्क होते हैं, जो ऑयस्टर्स होते हैं, ये फिल्टर फीडर होते हैं। वो जो एल्गी होती है, उसकी पर्टिकुलर स्पीसीज़ एल्गी की फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो फिल्टर करते हैं और नैनो और माइक्रोन साइज़ के जो है एल्गी को वो इकट्ठा करते हैं अपने खाने के लिए, वही वो खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्गी में प्लास्टिक पहुंच गया, तभी उसी से इसके ब्लड में पहुंचा और ब्लड से टिश्यू में पहुंचा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जो ऑयस्टर्स होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, वो पार्टिकल्स को माइक्रोन और नैनो साइज तक फिल्टर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक कंटेमिनेशन समुद्र में हुआ है वो नैनो और माइक्रोन साइज का है, क्योंकि फिल्टर करने के बाद भी वो पार करके फूड में आ गया। और एल्गी में होना प्लास्टिक का मतलब ये था कि हमारी फूड चेन में प्लास्टिक आ गया। मतलब जो हमारी फूड चेन है, जो भोजन श्रृंखला है, उसका पहला पायदान जो है ये एल्गी होता है। तो ऑयस्टर्स के साथ साथ इंसान भी या कोई भी जीव उससे अछूता नहीं रह सकता। तो उसी समय मैं इस बात से बहुत डर गया कि ये ह्यूमन ब्लड में भी होगा। और जब मैंने ये बात 2-3 साल पहले जब मैंने रिलीज़ की कि जो है ये मिला है और ये निश्चित तौर पे ब्लड में होगा, ब्लड में पाया जाएगा, तो हमने प्लास्टिक की पे बात करनी शुरू की कि तो मैंने उस समय बहुत कम्प्रिहेंसिव स्टडी की कि ये वास्तव में आ कहाँ से रहा है माइक्रो प्लास्टिक। तो वास्तव में आपको मैं अगर स्क्रैच से बताऊं तो जो प्लास्टिक अगर आप कोई देखती होंगी तो वो उसका एक बिहेवियर होता है कि वो समय के साथ अपनी जो इलास्टिसिटी है, जो अपना लचीलापन है, वो खो देता है, वो थोड़ा ब्रिटल हो जाता है और वो धूप और कोरोसिव एटमॉस्फेयर में ये
और फास्ट हो जाता है, उसका जो है लचीलापन कम होना, और वो टूटता है, और टूटते टूटते एक पाउडर जैसा हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर में एक पानी की प्लास्टिक का टुकड़ा, पानी की बोतल, या जो भी हमने अपने घर की सफाई के समय कचरे को के तौर पे जो प्लास्टिक बाहर फेंक दिया था, वो हमारे वाटर, हमारे डिनर की प्लेट में वापस हमारे घर आ गया। देखिए, हम लोग हमेशा सीखते हैं, हमें बताया भी जाता है, जागरूक भी किया जाता है, बट हम उस टाइम पे इन चीज़ों को बड़े हल्के तौर पे लेते हैं। बट समय आने पे पता चलता है कि कितना ज़्यादा आवश्यक था। जब हमें ये बताया जाता था कि से नो टू प्लास्टिक, हमें बोला जाता था कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें, बट हम उस टाइम पे समझते थे कि ऐसे ही है, बोला जा रहा है। बट आज ये कितनी बड़ी बात है कि ये हमारी फूड चेन में पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फूड चेन में है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन शरीर के अंदर भी प्लास्टिक दौड़ रहा होगा खून के साथ। सर, हम अक्सर सोचते हैं कि वास्तव में हमने जो है प्लास्टिक को अपने घर से निकाल दिया, फेंक दिया, तो प्लास्टिक चला गया, बट ऐसा नहीं है। हमने आपसे समझा कि वही प्लास्टिक लौट के हमारे खाने की प्लेट पे और पानी पीते हैं जो हम, उसमें आ गया। ये कैसे, इसको हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि ये बहुत ही हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक है वो समझें इस बात को कि ये प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुँचा रही हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक का बिहेवियर होता है कि वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देता है और ब्रिटल हो जाता है और टूटता है। तो जब हम उसको बाहर प्लास्टिक अपने घर से कचरे के तौर पे डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो धूप के कांटेक्ट में आता है। धूप के कांटेक्ट में वो उसकी टूटने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है कई गुना, और वो टूटता है और पाउडर जैसा हो जाता है, और वो टूटते टूटते नैनो साइज़ का हो जाता है। अब वो जो पाउडर फॉर्म में प्लास्टिक जो टूट करके एटमॉस्फेयर में आ गया, वो जब बारिश होती है तो बहते हुए हमारे वाटर सोर्स में चला जाता है, हमारे कैनाल्स में चला जाता है, हमारी नदियों में चला जाता है, वहाँ से हमारे समुद्र में चला जाता है। और ये जो नैनो साइज़ के और माइक्रोन साइज़ के प्लास्टिक्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में तैरते हैं, हमारे ब्रीदिंग एयर में तैरते हैं, हम वो ब्रीदेबल हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांसों के जरिए वो हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। और जब वाष्पीकरण होता है, जब पानी भाप बन करके आसमान की तरफ उड़ता है, तो ये इतने हल्के होते हैं कि उड़ करके ये बादलों में पहुंच जाते हैं और बादलों से बरस जाते हैं। इसीलिए हमारे ग्लेशियर्स में, इवन ऐसी जगहों पर, साइबेरिया जैसी जगह जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। हमारे नदियों में, हमारे जंगलों में, हमारे पहाड़ों में ऐसी जीव जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस प्लास्टिक कंटामिनेशन से प्रभावित हैं। आज हमने पूरी धरती के पोर पोर में प्लास्टिक को पहुंचा दिया है। जब भी हम कोई प्लास्टिक ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं, तो वो आप सोच के देखिए, कई लोग सोचते होंगे कि जब शरीरों में पहुंच रहा है, किसी एनिमल के बॉडी में पहुंच गया, हम तो वेजिटेरियन हैं, तो हमें शायद बचाव हो हमारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी है, जहाँ बादलों तक जो ये पहुँच गया है, वो जब बरसता है तो उस सिंचाई से जो अनाज पैदा हो रहा है, जो फल फ्रूट पैदा हो रहा है, जो सब्जियाँ पैदा हो रही हैं, उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। आप अगर मालूम करें तो आपको कहीं पर पता चलेगा, कभी कहीं किसी सेब में प्लास्टिक मिला, किसी सब्जी में मिला, हमारे अनाज में प्लास्टिक, हर जगह पर प्लास्टिक पहुँच चुका है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि प्लास्टिक को हमें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, या उसको उस तरीके से संभालना चाहिए जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है कोई, प्लूटोनियम की तरीके से। ये आपने बताया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हम क्या ले सकते हैं? अब सबके घर में है, प्लास्टिक की चीज़ों में हम रखते हैं, सालों रखते चले आ रहे हैं, वो रीयूज़ वो डिब्बे हो रहे हैं, वो बॉटल्स हो रही हैं, उसमें पानी रख रहे हैं, गर्म पानी रख रहे हैं, गर्म खाना रख रहे हैं, वही हम खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो क्या फर्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको हम डिस्कार्ड करते हैं तो क्या हम थोड़ा सा बच सकते हैं ऐसी प्लास्टिक से?
देखिए, बीइंग ए साइंटिस्ट और जितनी कम्प्रिहेंसिव तरह से मैंने स्टडी की है प्लास्टिक के लिए, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किए बिना कोई सलूशन नहीं है, लेकिन जो कि संभव दिखता नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को प्लास्टिक चला रहा है इस समय। हम प्लास्टिक में ही जी रहे हैं। आप अपने आसपास देखें, आपकी छत पे रखी हुई टंकी, अभी जैसे गर्मियों में ये बात चारों तरफ थी कि बहुत गर्मी है, इस बार बहुत गर्मी 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। तो आप सोचिए कि जब गर्म होता है पानी, तो जो प्लास्टिक होता है अपने आप पानी के अंदर माइग्रेट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स। तो आपकी छत पे रखी हुई टंकी प्लास्टिक की, पानी का पाइप प्लास्टिक का, आपके घर में अपने किचन में आप देखें, खाने का कोई भी बेवरेज हो या कोई भी खाने का कोई पदार्थ आपके घर में रखा हुआ है, वो किसी न किसी प्लास्टिक से लिपटा हुआ है, उसी से रैप्ड है। आप सीधा बिहेवियर समझिए कि अगर कोई एसिटिक बिहेवियर है किसी भी फ्लूइड का, तो वो प्लास्टिक को तोड़ लेगा अपने आप। एक समय आपको याद होगा कि हमारी सारी दवाएं, सारे बेवरेजेस कांच की बॉटल्स में होती थी। आज हर चीज़ आपको प्लास्टिक के बॉटल में दिखती है। कप सिरप में अल्कोहल होता है, लेकिन वो भी प्लास्टिक की बॉटल में आती है। आज जितने भी चीज़ें आप देखते हैं सब प्लास्टिक की बॉटल्स में होती हैं। कार्बोनेटेड वाटर एसिटिक होता है, वो भी प्लास्टिक की बॉटल में होता है, जिसमें खुद तोड़ लेता है वो अपने एसिडिक होने की वजह से प्लास्टिक को, उसमें माइग्रेट कर जाते हैं प्लास्टिक के पार्टिकल्स। हर चीज़ हमारा तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि कम से कम हमारे खाने पीने की कोई भी चीज़ प्लास्टिक के कांटेक्ट में ना आने पाए, और ऐसा प्लास्टिक जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जिसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में तो किसी भी हालत में किसी प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी हालत में आप जो भी प्लास्टिक अपने घर के बाहर फेंक देंगे, वो आपके पीने के पानी, किसी भी बेवरेज में, आपके फूड में, आपके घर वापस आ जाएगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? क्या कोई और तरीके का हमें कोई इनोवेशन करना चाहिए ऐसी चीज़ का जिसमें हम स्टोर कर सकें, या फिर हमें बैक टू द सेम टाइम हमें जानना चाहिए जिसमें हम स्टील के चीज़ें या कांच की चीज़ों को यूज़ करते थे? क्या इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब भी है। आप खुद सोचिए, पहले जूट के बैग में हमारे अनाज पैक होते थे, आज प्लास्टिक के बैग्स में होते हैं, ठीक है। जूट के फाइबर्स यूज़ होते थे, और हम किसी गरीब के घर में भी अगर किसी समारोह में जाते थे तो वो पत्तल में हमको खाने को देते थे, कुल्हड़ में हम जो है पानी पीते थे। सरप्राइजिंग है कि वो हम उस एज में रह चुके हैं जो प्लास्टिक फ्री था। आप याद कीजिए, एक समय था जब हर चीज़ प्लास्टिक फ्री थी। हमको उसी युग में वापस, उसी लाइफ स्टाइल में वापस जाना होगा। हमको कुछ नया नहीं खोजने की ज़रूरत है। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब हम किसी शादी में, किसी समारोह में जाते थे तो वो पत्ते का वो रहता था, उसके अंदर खाने को सर्व किया जाता था। कुल्हड़ में और उसी की तरह कटोरी होती थी जो है मिट्टी की बनी हुई, उसमें खाने की चीज़ें दी जाती थी, और वो जब नेक्स्ट डे आप फेंक देते थे तो उससे कोई जो है गार्बेज पैदा नहीं होता था। वो नेचुरल तरीके से मिट्टी में मिल जाता था और नेचुरल तरीके से वो एटमॉस्फेयर में कंज्यूम हो जाता था, कोई कंटामिनेशन नहीं होता था उससे। कि बड़ी अहम बात हमको बताई है सर ने कि हमें बैक टू द वो ओल्ड टाइम में हमें जाना पड़ेगा अगर हमें प्लास्टिक से बचना है तो हमें वही पुराने शीशे के चीज़ों या शीशे के बर्तन या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यही एक फ़िलहाल हमारे पास यही एक ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे हम प्लास्टिक की जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या स्टोर करते हैं अपने किचन में, अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं। सर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अब कैसे इनसे प्लास्टिक से बचा जा सकता है, क्या वो करें कि इससे बच जाएं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बीइंग अ साइंटिस्ट मैं
यही कहूँगा कि पूरी तरह से पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त करने के सिवा कोई सलूशन नहीं है, लेकिन आज प्लास्टिक इस दुनिया को चला रहा है, हम प्लास्टिक में ही जी रहे हैं, तो ये बहुत आसान नहीं है। हम इतना करें कि कोशिश करें और देखें कि हमारा कोई भी फूड, कोई भी हमारा बेवरेज जो हमारा पीने का है या खाने का जो पदार्थ है वो प्लास्टिक के कांटेक्ट में ना हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी कचरे को अपने घर से बाहर फेंकें तो प्लास्टिक को हमें यूं ही इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि आप उससे मुक्त नहीं हो सकते बाहर फेंक करके। आप जिस प्लास्टिक को बाहर फेंक देंगे वो आपके ब्रीदिंग एयर से, आपके पीने के पानी से और आपके फूड से, आपके वेजिटेबल से, आपके हर तरह के फूड से के रास्ते वो आपके घर, आपके शरीर में, आपके खून में वापस लौट आएगा। और आएगा जब तो आपके सीधा खून में चला जाएगा, और आपने अपनी अलमीरा से, अपने घर के कमरे से निकाल करके प्लास्टिक को फेंका, लेकिन जब वो लौटेगा तो आपके कमरे में नहीं आएगा वापस, वो आपके खून में सीधा चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें प्लास्टिक के निस्तारण के बारे में सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से। कोई भी प्लास्टिक को हमको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, हमारे ब्रीदिंग एयर में चला जाता है, हमारे बादलों में पहुँच जाता है, हमारे इरिगेशन के, सिंचाई के पानी में पहुँच जाता है, उससे हमारे फल सब्जियों में, हमारे अनाज में चला जाता है। तो हमें हर तरह से प्लास्टिक को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने देखा है बचपन में कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं दिखाई देता था। हम बाहर जाते थे, कहीं पर सड़क पर कुछ भी खाते थे या कोई भी सामान खरीदते थे तो कागज़ के थैले में हमको सामान दिया जाता था। हम चाट खाते थे, पत्ते के जो है बर्तन में हमें खाने को मिलता था, लकड़ी की चम्मच होती थी। आज हर चीज़ प्लास्टिक की है। हम उस युग में जी चुके हैं, हम उस तरह की लाइफस्टाइल में रह चुके हैं, हमें कुछ नया नहीं खोजना। हमको प्लास्टिक मुक्त वातावरण, जब हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल इतने कम्प्रिहेंसिव वे में करना शुरू किया, उसकी पहले की लाइफ में लौटना पड़ेगा। और कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आप अपने पापा से पूछें, अपने जो एंसेंटर्स हैं उनसे पूछें, वो बताएंगे कि वो जानते भी नहीं थे प्लास्टिक का कोई यूज़। हमको उस एज में, उस युग में अपनी जनरेशन की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उस जनरेशन में, उस लाइफस्टाइल में वापस लौटना पड़ेगा। तो जैसे कि सर ने बताया, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर जैसे कहा जाता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं वो बहुत मोटा मोटा सा है। जैसे सर ने कहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले हम ऐसा जीवन बिता चुके हैं जिसमें हम पत्तों में खाना खाते थे, कुल्हड़ में चाय पीते थे, पानी पीते थे, घड़े में पानी रखते थे। तो हम जितना बच सकते हैं उतना तो हमें बचना ही चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग्स में भी, अपने आस पड़ोस में भी हम उसको ना फेंकें। क्योंकि हम तो सोचें कि कुर्सी रखी हुई है, पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता रहता है, चलता रहता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। और जैसे कि सर ने हमको बताया कि हमने डाल तो दिया है उसको, बट घूम फिर के वो हमारे प्लेट में, हमारे खून में आएगा। तो हम बहुत बहुत सर आपको जो है धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने हमसे बात करी, और हमारे दर्शकों को आपने ये बताया कि कितना ज़रूरी है। पहली चीज़ स्ट्रेस जो पे हमने बात करी, स्ट्रेस से बचना, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेसफुली हमें नहीं लेना है। और दूसरा जो है से नो टू प्लास्टिक, जैसे कि हम कहते हैं, प्लास्टिक से हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।